हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम ऑफिशियल सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे 2020 और 21 का। सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ। इसका कोड है आपका 034। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका पेपर से पहले एक बार सैम्पल पेपर को ज़रूर देख लेना ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सके, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं आपके म्यूजिक सब्जेक्ट में। क्या चेंजेस आए हैं वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कितने मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे और कितने मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी। तो लास्ट ईयर क्या था, आपके 6 मार्क्स के एमसीक्यूज थे और बाकी सारी क्या थी, आपकी थ्योरी थी। लेकिन इस साल से आपका क्या हो गया, आपके 30 मार्क्स का पेपर होता है तो 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे और 15 मार्क्स की ही आपकी थ्योरी आएगी। तो मतलब आपको एमसीक्यूज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और बहुत अच्छे से अपना करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू क्या है, आपको कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको एक टॉपिक के बारे में मतलब हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप एमसीक्यू को कर सको, क्योंकि आपसे कहीं से भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको 15 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 15 ही नंबर के आपके थ्योरी, मतलब आपको जो लिखने वाले एसेज होते हैं, ग्रंथ होते हैं, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो ये मैं आपको इस साल के क्वेश्चन पेपर के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही कह रही हूँ, मैं अपने आप नहीं कह रही हूँ। तो अब आपको पता चल गया। देखो लास्ट ईयर का मैं आपके पास क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकते हैं, वैसे तो अब आपके कोई काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको 6 एमसीक्यूज पूछे गए थे। देख लीजिए, 6 एमसीक्यूज आपसे पूछे गए थे, लेकिन इस साल आपको 15 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। तो एमसीक्यूज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों की पहले भी क्वेरीज आ रही थी कि मैम क्या एमसीक्यूज इंक्रीज होंगे, तो उस टाइम मैं नहीं बता सकती थी, लेकिन अब कंफर्म हो चुके हैं 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे और 15 मार्क्स की ही आपकी थ्योरी आएगी। अब आपसे किस तरह से चॉइस दी जाएगी क्वेश्चन में, मैंने आपको कहा था कि म्यूजिक के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस दी जाती हैं। कैसे अब इस साल कैसे आपको चॉइसेस दी जाएंगी वो मैं अब आपको बता देती हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर पे पूरा डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो आप देखो 21 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में और उसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 15 मार्क्स हो जाएंगे, 21 दिए जाएंगे, मतलब 6 आप छोड़ सकते हैं कोई भी, और 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह से थ्योरी में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स होगा, 5 मार्क्स का, तो आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हो जाएगी 15 नंबर की थ्योरी। 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, तो 5 3 15, तो 15 नंबर की आपकी थ्योरी हो जाएगी। अब जो आपको वो 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अभी कंफ्यूज ना होना, जब पेपर डिस्कस करेंगे तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो आपको वो 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनमें भी आपको कई क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चंस हैं, उनमें से भी कुछ में इंटरनल चॉइस है आपको, वो आपको अभी समझ आ जाएगा जब पेपर देखेंगे। और उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस एमसीक्यू का हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे वीडियोज़ बनाऊँ या एमसीक्यूज आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पेपर डिस्कस करना। तो पेपर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिंक मैं पेपर का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो अभी हम हिंदी में स्टार्ट करेंगे अपने पेपर को पढ़ना। आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिखा आता है बोर्ड में, तो आप नीचे इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ऊपर लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 15 प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो मतलब किन्हीं 15 क्वेश्चन के ही आपको आंसर लिखने हैं। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, टिक एनी 15 करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। और आपको क्या है, ऑल क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल मार्क्स, मतलब सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही हैं आपके इसमें। ये हम कौन से पार्ट की बात करें, पार्ट ए की। देख लीजिए, पार्ट ए और पार्ट 2 में आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आगे देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। मैं 21 के 21 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप इनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, मतलब आपको इनके आंसर्स भी गिवन है, आप वहां से आंसर्स भी देख सकते हैं, नहीं तो आंसर मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, राग मालकोस की जाति। तो जब मैंने आपको राग डिस्कस किए थे, मैंने कहा था कि 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि इस राग की जाति क्या है, कौन से कॉमन स्वर यूज हो रहे हैं, कौन से राग को पहचानिए कि कौन सा राग है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के ही क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में भी आपसे पूछे गए हैं। तो मतलब राग परिचय आपको अच्छे से कर लेना है। अब देखते हैं राग मालकोस की कौन सी जाति है। अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं राग मालकोस की जाति क्या है। राग मालकोस की आंसर क्या आएगा इसका, ओडव ओडव। सी है इसकी, सी हम इंग्लिश में बोल दूंगी मैं, आप ग देख सकते हैं। तो इसकी जाति क्या है, ओडव ओडव। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राग भैरव का वादी संवादी, मतलब राग भैरव का वादी स्वर कौन सा है और संवादी स्वर कौन सा है। तो इसका आंसर आपका ए, मतलब ध वादी है और रे संवादी है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब आगे देखते हैं, राग बागेश्वरी में लगने वाले कोमल स्वर।
तो देखो सारे क्वेश्चन किससे पूछे गए, राग परिचय से। तो राग परिचय अच्छे से करके जाना, ये ना करना कि राग परिचय मुश्किल है तो छोड़ देते हैं, राग परिचय जरूर करके जाना है। राग बागेश्वरी में लगने वाले कोमल स्वर, तो कौन से स्वर है जो कोमल होते हैं राग बागेश्वरी में, ग और नी। तो सी हो गया आपका इसका आंसर। अब आगे देखते हैं, जप ताल में विभाग व्यवस्था, मतलब जप ताल में कैसे विभाग होते हैं। अब जप ताल जब हमने डिस्कस की थी तब मैंने आपको बताया था कि इसमें 2-3 मात्रा के 4 विभाग होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। अब करते हैं 5th क्वेश्चन, धमार ताल में खाली किस मात्रा पर आती है, मतलब धमार ताल में किस मात्रा पर खाली का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था और याद करने का तरीका भी आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या है आपका 8th, मतलब धमार ताल में 8वीं मात्रा पर ताली का चिन्ह, खाली का चिन्ह लगाया जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा लंबा होगी वीडियो भी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं आपके। उस्ताद फयाज खां का घराना, मतलब कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। उस्ताद फयाज खां का जन्म आगरा के निकट सिकंदरा में हुआ था। आपको पता है ना, हमने पढ़ा हुआ है उस्ताद फयाज खां का जन्म आगरा के निकट सिकंदरा में हुआ था। तो क्या आंसर आएगा इसका, डी आएगा। अब करते हैं नेक्स्ट, संगीत पारिजात के रचनाकार, तो किन्होंने संगीत पारिजात बनाया था, किन्होंने रचना की थी इसकी। इसका आंसर क्या होगा, इसका तो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका ऑप्शन है बी, पंडित अहोबल जी ने। अब नेक्स्ट करते हैं, प्राचीन काल में मानी गई गमक की प्रकारों की संख्या। तो गमक के कितने प्रकार है, 15 प्रकार है। तो यही छोटी छोटी चीजें अब आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि डेफिनेशंस में इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता था कि आपको सब कुछ अच्छे से लिखना पड़े, लेकिन अब आपको ये छोटी छोटी चीजें, जितने भी ये वर्ड्स हैं या फिर जो ये काउंटिंग होती है, मतलब ये नंबर्स हैं, इनको आपको अच्छे से जरूर याद करना है। तो अब क्या पढ़ रहे थे हम, गमक। प्राचीन काल में मानी गई गमक के प्रकारों की संख्या कितनी है, 15 है। ठीक है, 15 है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, संध्या प्रकाश रागों का गायन समय। तो संध्या प्रकाश रागों का गायन समय हमें डिस्कस करना है। तो क्या होता है, संध्या प्रकाश राग जो शाम को गाए जाते हैं, तो इनका गायन समय क्या आएगा आपका, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। कौन सा ऑप्शन हो गया, ग। अब करते हैं 10th क्वेश्चन, पंडित श्री कृष्ण राव शंकर पंडित का जन्म वर्ष। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी अच्छे से बताया था कि आपको डेथ डेट और बर्थ डेट दोनों अच्छे से याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है। तो अब आपका इसका आंसर क्या होगा, अगर आपने याद कर रखा है जन्म वर्ष तो आपका आंसर पता होगा। तो आंसर क्या है इसका, बी, 1894। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 11th। क्या क्वेश्चन है आपका, आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि प्राप्ति करने वाले संगीतज्ञ। तो किन्होंने ये उपाधि प्राप्त की थी। अब जब हम अपना पूरा जीवन परिचय लिखते हैं तो हमें सब कुछ अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं होती, जो हम जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं हम उतना एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन अब आपको ये छोटी छोटी चीजें अच्छे से जरूर पढ़नी है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं MCQs पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कर देना। नहीं तो आप देख सकते हैं कि MCQs में तो आपसे बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी गिवन है, आपको 21 में से 15 ही करने हैं, तो 6 MCQs आप छोड़ भी सकते हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखते हैं, आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि प्राप्त करने वाले संगीतज्ञ। तो कौन है वो जिन्होंने ये उपाधि प्राप्त की थी, वो है बड़े गुलाम अली खां। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं हम 12th है आपका, ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि कलाकार। तो ग्वालियर से कौन बिलोंग करते थे, कृष्ण राव शंकर पंडित। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्या आंसर हो गया, ए। क्या ग्वालियर घराने से कौन बिलोंग करते थे, कृष्ण राव शंकर पंडित। ये मैं दोबारा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए साथ के साथ। और आपको ये क्वेश्चंस तो जरूर अच्छे से करके जाने हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को मत छोड़ जाना है, इनको जरूर करके जाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, संगीत रत्नाकर का रचनाकाल। तो कौन से टाइम में संगीत रत्नाकर बना था, इसका ऑप्शन क्या है, सी, मतलब 13वीं शताब्दी में ये संगीत रत्नाकर की रचना हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, वीणा की तार पर स्वरों की स्थापना सर्वप्रथम करने वाले संगीतज्ञ। तो किन्होंने वीणा की तार पर स्वरों की स्थापना की थी, ये ऑप्शन क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने। इसका आंसर है अहोबल जी ने की थी। ठीक है, अब करते हैं 15th क्वेश्चन, कालांतर में विलुप्त होने वाले ग्राम। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ कौन सा ग्राम था जो खत्म हो गया था। तो ये हमने ग्राम में डिस्कस किया था, कौन सा ग्राम था, गंधार ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 16th, कोष्टक चिन्ह इसे दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब कौन सी उसको है जिसको कोष्टक चिन्ह से प्रयोग किया जाता है, ब्रैकेट किसको यूज की जाती है, किसको दर्शाने के लिए यूज की जाती है। तो इसका आंसर आएगा आपका खटका। क्या आंसर आएगा, खटका आएगा। तो इसका आंसर हो गया ए। अब 17 देखते हैं, तानपुरे में तारों की संख्या। तानपुरे में तारों की संख्या, तो ये तो आपको आना चाहिए, तानपुरे में कितनी तार होती हैं, 4 तार होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं? तो हर एक ग्राम में कितनी मूर्छना होती है? 7 मूर्छना होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। अब नेक्स्ट करते हैं, तानपुरे के जोड़ी के तार किस स्वर से मिलाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? ध्यान से सोचो, इसका क्या आंसर आएगा? स आंसर आएगा। मतलब क्योंकि आपकी दूसरी और तीसरी तार दोनों ही आपके किससे मिलाई जाती है? स से मिलाई जाती है। तो क्या आंसर हो गया? सी। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो यहाँ पे आपको कुछ स्वर लिखे हुए हैं और ये आपसे पूछा कि किस राग की पकड़ है ये? क्या लिखा? ग म ध ध प, ग म रे सा। तो इसको आप कैसे पहचानो किस राग की पकड़ है ये? आपको पहचानने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, आपको देखना होता है कि कौन से स्वर कोमल है। इसमें कौन से स्वर कोमल है आपके? रे और ध। तो रे और ध आपके कौन से उसमें कोमल होते हैं? राग भैरव में। तो इसका आंसर क्या हो गया? राग भैरव। अब देखते हैं 21 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक स्वर से दूसरे स्वर तक ध्वनि को खंडित किए बिना जाने को क्या कहते हैं? मतलब एक स्वर से दूसरे स्वर तक ध्वनि को खंडित किए बिना जाने को क्या कहते हैं? तो अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं तो आपको इसका आंसर आता है। तो अब आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, अपने सिलेबस में कहा जाए कि आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको हर जगह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो आंसर क्या आ गया इसका? मींड। मींड की डेफिनेशन ही यही होती है, तो आपको ये तो पता होगा। तो अब आप देखो 21 क्वेश्चन थे, इसमें से अगर आपने म्यूजिक का पूरा सिलेबस करा है, पूरा सिलेबस में इन सेंस आपने जनरल डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ अच्छे से कवर कर रखा है, नॉर्मल जैसे हम पहले करते थे, तो भी आप इसमें से 19 क्वेश्चंस तो आराम से क्लियर कर सकते हैं अगर आपने सब कुछ अच्छे से कर रखा है। एक आधे क्वेश्चन में होता है कि चलो हमने नहीं पढ़ा हो, लेकिन 19 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अब करते हैं पार्ट बी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप इतने क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ मैंने पूरा सिलेबस कवर करवाया हुआ है म्यूजिक का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपको क्या करना है? देखो अब 5 क्वेश्चन आपको गिवन है, 5 क्वेश्चन गिवन है, इनमें से आपको किन्हीं 3 को करना है। ऊपर लिखा हुआ है ना, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है, तो आपको किन्हीं 3 को करना है। तो आपको देखते हैं एक क्वेश्चन कितने नंबर का और आपके 5 नंबर का। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग, सॉरी मैंने इंग्लिश में बोल दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं तीनों को परिभाषित कीजिए। मतलब आपको किन्हीं 3 की डेफिनेशन लिखनी है। तो यही मैं इंटरनल चॉइस की बात कर रही थी। इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी चॉइस दे दी है कि आपको 4 में से कितनी डेफिनेशंस गिवन है? यहाँ 4 गिवन है, 4 में से किन्हीं 3 को आपको लिखना है। तो जो 3 अच्छे से आती है, वैसे तो सिंपल डेफिनेशंस गिवन है, मूर्छना, अलंकार, तान और ग्राम। तो जो 3 अच्छे से आती हैं उन तीनों को आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आप डेफिनेशंस पढ़ के गए हैं तो। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पंडित कृष्णराव शंकर पंडित का जीवन परिचय एवं संगीत जगत में उनके योगदान का संक्षेप वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है और ये आता होगा अच्छे से, क्योंकि 3 ही तो बायोग्राफी आपके सिलेबस में है और उसमें से एक बायोग्राफी आपसे पूछ ली गई है। पंडित श्री कृष्णराव शंकर जी का जीवन परिचय और उसके अंदर ही हमने उसके योगदान भी पढ़े हुए हैं उनके, तो आप सब कुछ अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखो इसमें इंटरनल चॉइस है। अब सेकंड क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, और में आपको क्या गिवन है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो आपको क्या करना है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ कर लेने हैं या फिर आपको पंडित श्री कृष्णराव शंकर जी की बायोग्राफी करनी है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर अब दिया जाएगा। आपको थ्योरी का क्वेश्चन ज़्यादा बचे ही नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो 3 क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपके। अब देखो आप या तो फर्स्ट क्वेश्चन करो तो उसमें से आपको 3 डेफिनेशन करनी पड़ेंगी और सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास चॉइस है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? धमार ताल के ठा, दुगुण और चौगुण ताल लिपिबद्ध कीजिए। तो ये आपको क्या करना है? इन्हें एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं, हमने पढ़ी हुई है धमार ताल, और इसकी ठा मतलब 1 गुण, 2 गुण और चौगुण तीनों हमने पढ़ रखी हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो और आप अच्छे से इसे कर सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आसानी से ये टॉपिक हो भी जाएगा। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखो। निम्नलिखित स्वर समुदाय से राग पहचान कर किसी एक पहचाने हुए राग का पूर्ण परिचय दीजिए। मतलब ये आपको क गिवन है और ख ऑप्शन गिवन है, तो आपको क ऑप्शन में और ख ऑप्शन में किसी एक राग को पहचाना है। 2 अलग अलग राग आपको गिवन है। तो आप देखो क ऑप्शन में आपके कौन से स्वर कोमल है? नी और ग और नी कोमल है। तो आपको कौन सा राग लिख सकते हैं? इसे राग बागेश्वरी है ना, ये ग और नी कोमल है। तो राग बागेश्वरी के बारे में आपको क्या करना है? पहले राग पहचानना था, तो आपने लिख दिया कि ये राग बागेश्वरी है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसको पूरा एक्सप्लेन कर देना। तो कर सकते हैं इतना हम, और हमने अच्छे से पढ़ा भी हुआ है। अभी इसके बाद देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है आपका। सेकंड क्या है? देखो आप फोर्थ में भी आपके पास इंटरनल चॉइस है कि आप या तो इन दोनों में से कोई एक करो,
उसके बाद और में भी एक और क्वेश्चन है, फोर्थ के साथ ही नीचे देखो और में एक और भी क्वेश्चन है। तो यही कहते हैं कि म्यूजिक के पेपर में बहुत ज्यादा चॉइसेस आपको दी जाती हैं। अब ये ख करते हैं, हम ख देखते हैं इसमें कौन से कोमल है, ग, ध और नी। तो ग, ध, नी कोमल कौन से राग के होते हैं, राग मालकोस के। तो हमें पता है राग मालकोस के कौन से कोमल होते हैं, ग, ध, नी। तो मतलब या तो आप राग बागेश्वरी एक्सप्लेन कीजिए या फिर आप राग मालकोस एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपको इन दोनों में से कोई नहीं भी आता है तो आप क्या कर सकते हैं, नोटेशन लिख सकते हैं किसकी, इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रागस। तो मतलब आप या तो नोटेशन लिख दीजिए इनकी या फिर आप क्या करें, इनको राग परिचय लिखें। तो आपकी मर्जी है। आप नोटेशन को याद नहीं होती है ज़्यादातर बच्चों को, तो इसलिए मैं कहती हूँ आप राग परिचय ज़रूर करके जाइए और ये वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लीजिए। नहीं तो इस साल तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको 5 में से 3 क्वेश्चन ही तो करने हैं, तो आप इस पूरे क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अब आप ये मत सोचना कि आप राग परिचय छोड़ जाएंगे, क्योंकि जब हमने MCQs करे थे तब कितने क्वेश्चंस थे राग परिचय में से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो आपको राग परिचय ज़रूर करना है। अब आगे देखते हैं, रागों के समय सिद्धांत की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो ये आपको आता है 5th क्वेश्चन। क्या करना है हमें, टाइम थ्योरी ऑफ रागास को एक्सप्लेन करना है, रागों का समय सिद्धांत एक्सप्लेन करना है। तो हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। आपके पहले कितने क्वेश्चन थे, 21 और ये 5 क्वेश्चन। 5 में से कोई 3 करने हैं आपको और बिल्कुल आसान से थे थ्योरी वाले क्वेश्चंस तो, और ये MCQs भी आसान थे, बस थोड़े सा डीपली पढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो मैं होप करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी तो मदद ज़रूर हुई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आप मिस ना कर सकें। और आप बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स देती रहती हूँ। थैंक यू।